मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी और पाठ 8। देखिए 7 क्लास के आपके पाठ 8 में क्या है, पुरस्कार है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक कृषक कन्या के देश प्रेम एवं त्याग बलिदान की कहानी को इस पाठ में समझाया है और इस पाठ के माध्यम से बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना को विकसित करना है। देखिए आगे इस पाठ में क्या कहानी बताई गई है, हम लोग भी पढ़ते हैं। आकाश में काले काले बादल घूमर रहे थे। पर्वतमाला के अंचल में समतल भूमि से मिट्टी की गंध आ रही थी। रथों, हाथियों और भीड़ के मध्य महाराज की सवारी बढ़ रही थी। बाजे बजने लगे और कुमारियों ने फूलों की वर्षा की। कौशल राज्य का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज किसान बनकर इंद्रदेव की पूजा करके हल जोतते थे। दूसरे राज्यों के युवक राजकुमार उत्सव में भाग लेते थे। इस बार मगध का राजकुमार अरुण भी अपने रथ पर बैठा उत्सव देख रहा था। बीजों का थाल लिए खेत की मालकिन कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे और राजकुमार अरुण मधुलिका का भोला सौंदर्य देख रहा था। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका को खेत का पुरस्कार दिया, अर्थात थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी पुरस्कार स्वरूप। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें रखी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका ने कहा, देव मेरे पितामहों की भूमि बेचना मेरे लिए अपराध है। विधि मंत्री ने कहा, अबोध क्या कह रही है, राजा की कृपा का तिरस्कार कर रही है। महाराज के संकेत पर मंत्री ने कहा, देव यह वाराणसी के युद्ध के वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या मधुलिका है। नियम के अनुसार हम उसे भूमि का चौगुना मूल्य दे रहे हैं। महाराज चुप रहे। सभा समाप्त हुई। सब अपने अपने शिविर लौट गए। मधुलिका वृक्ष की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। रात उस समय अरुण ने भाग ना लिया। उसकी आंखों में नींद न थी। अरुण ने देखा कि रक्षक सो रहे थे। वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा जहां मधुलिका निद्रा का सुख ले रही थी। कौन? मधुलिका ने चौंक कर पूछा। देवी, मैं मगध का राजकुमार हूँ। मैं तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरा हृदय तुम्हारी छवि का दास बन गया है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, मैं राष्ट्र नियम नहीं बदलना चाहती, चाहे मुझे कितना ही दुख हो। मधुलिका उठकर चल दी। राजकुमार लौट गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती और कठिन परिश्रम से जो सूखा अन्न मिलता उसे खाकर झोपड़ी में पड़ी रहती थी और आसपास के किसान उसका आदर करते थे। इस तरह दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। मधुलिका बीते क्षणों को याद कर रही थी। अत्यधिक गरीबी ने उसे और अधीर कर दिया था। बाहर वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मधुलिका अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द सुना। मधुलिका ने पूछा, कौन है यहाँ? बाहर से आवाज आई, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंडियों से बना द्वार खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े पर सवार है। वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा, तुम्हारी यह दशा? मधुलिका बोल उठी, और आज आपकी यह हालत? मैं मगध का विद्रोही व वहाँ से निकाला गया राजकुमार। कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। राजकुमार ने बताया, आपका स्वागत है। मधुलिका बोली। शीतकाल की कोहरे से घिरी चांदनी में बैठे अरुण और मधुलिका परस्पर बात कर रहे थे। इतनी गरीबी में इतने सैनिक के साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका ने पूछा। मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा, अरुण ने उत्तर दिया। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ? मधुलिका बोली। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बैठा दूं। राजकुमार अरुण ने कहा।
मधुलिका काँप कर बोली, क्या यह सत्य है? मधुलिका, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित है, वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों को लेकर दासनाश के लिए बहुत दूर दूर गए हुए हैं, राजकुमार ने बताया। तुम जो कहोगी वही करूँगा। मधुलिका क्या कहती है उनसे, राजकुमार से, कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 वर्ष पहले मेरी भूमि ले ली गई थी, तो उसका मूल्य मांगने आई हो। कौशल नरेश बोले, नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि मुझे दे दें, मैं अपनी खेती वहीं करूंगी। मधुलिका ने कहा, वह भूमि उबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। राजा ने कहा, तो मैं लौट जाऊं? मधुलिका ने पूछा। सिंहमित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी, मैं मंत्री को पत्र देने का आदेश देता हूँ, राजा ने उससे कहा। जय हो देव, कहती हुई मधुलिका राज दरबार से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियाँ काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहां स्वतंत्र घूमते थे। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी, मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ, कल से तो राज दरबार में तुम्हारा निवास होगा। मधुलिका उठ खड़ी हुई, झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी, मगध कौशल का शत्रु है, शत्रु की विजय मंत्री ने क्या कहा था, यह वीर सिंहमित्र की कन्या है। नहीं, वह पुकार उठी। रात का पहला पहर बीत चुका था, वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे, आगे आगे सेनापति था। वे बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। मधुलिका ने कहा, क्या बात है, साफ बता। सेनापति ने पूछा। आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास शत्रुओं का आक्रमण होगा, मधुलिका ने बताया। क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंक कर कहा। मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलो, मधुलिका बोली। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोहियों को आते देखकर प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग का द्वार खुला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक हैं? सेनापति की जय हो, दुर्ग में 200 सैनिक हैं, प्रहरी ने बताया। नेक्स्ट पेज देखिए। बिना आवाज़ किए उन्हें दुर्ग के दक्षिणी की ओर ले चलो। सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत किया और दुर्ग की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर सेनापति बोला, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंहमित्र की कन्या तुम्हें दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने यह संदेह दिया है। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, मधुलिका बोली। तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार प्राप्त करने का काम किया है, महाराज ने कहा। राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राणदंड, प्राणदंड। राजा ने अपनी सहमति दी। मधुलिका को बुलाया गया। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो, राजा बोला। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो तो मुझे भी प्राणदंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो ये जो आपकी कहानी थी, किसकी लिखी हुई थी? श्री जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई थी। देखिए, सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। कौशल का क्या प्रसिद्ध था? तो कौशल का उत्सव जो था वो आपके प्रसिद्ध था। मधुलिका याद कर रही थी बीते क्षणों को। रात का पहला, इसका आंसर पहला होगा। श्रावस्ती दुर्ग का खुला द्वार, इसका द्वार आंसर होगा। और राजकुमार अरुण अपने साथियों, तो इसमें साथियों होगा। वाक्यों को हमें पूर्ण करना है।
तो सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। उत्सव का प्रधान कार्य समाप्त हो गया। मधुलिका ने राजा का अनुग्रह नहीं लिया। मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। और देखिए ये प्रश्नों के उत्तर हैं, इसके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए भाषा की बात। तो निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो उत्सव का क्या होगा? पर्व होगा और त्यौहार होगा। रात्रि का निशा और रजनी होगी। पथिक का मुसाफिर और यात्री होगा। नरेश का राजा और निप होगा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हमें बताना है, यानी इसका उल्टा। तो स्वीकार का अस्वीकार होगा। इच्छा का अनिच्छा होगा। धीर का अधीर, रक्षक का भक्षक, आदेश का अवज्ञा, रात्रि का दिवा और सत्य का असत्य होगा। देखिए उस उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके हमें वाक्य को पूर्ण करना है। तो फर्स्ट क्या है? आज रात झोपड़ी, इसमें क्या होगा? में बिताओ। मुझे दक्षिणी नाले के, इसमें के आ जाएगा। रात्रि उत्सव में अरुण ने, यहाँ पे में आ जाएगा और यहाँ ने आ जाएगा। वह दूसरे के खेतों में काम करती थी। तो इसमें फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य बनाना है। तो ये वाक्य आप लोग अपने से बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आज का लेसन आपका यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।